मुझे सऊदी आए सिर्फ़ 5 दिन हुए थे, मगर उन 5 दिनों में ही मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं बरसों से अपने घरवालों से दूर हूँ। पाकिस्तान छोड़ते वक़्त मैंने अम्मा से वादा किया कि चंद साल मेहनत करके वापस आऊँगा और फिर उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा। अब्बा की दुकान पहले ही बंद हो चुकी थी और छोटे भाई की पढ़ाई का खर्चा भी मेरे ही कंधों पे आ गया था। यही वजह थी कि मैं हज़ारों पाकिस्तानियों की तरह रोज़गार की तलाश में सऊदीया आ पहुँचा था। मुझे एक बहुत बड़े शेख के घर ड्राइवर की नौकरी मिली थी और ये नौकरी मिलने पे मैं खुद को खुशकिस्मत समझ रहा था, क्योंकि तनख्वाह भी अच्छी थी और रहने के लिए अलग कमरा भी दिया गया था। पहले 4 दिन तो मैं सिर्फ ड्राइविंग करता रहा। कभी शेख को किसी मीटिंग में ले जाना होता तो कभी उनके मेहमानों को एयरपोर्ट से लेना होता। शेख उम्र रसीदा आदमी थे। उनकी सफ़ेद दाढ़ी और झुर्रियों वाला चेहरा देखकर आसानी से अंदाज़ा होता था कि वो 70 के करीब होंगे। वो मेरे साथ अच्छा सलूक करते थे, इसलिए मुझे उनके साथ काम करने में कोई मुश्किल महसूस नहीं हुई। घर में बहुत सारे मुलाज़िम थे, मगर मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। मैं अपना काम करता और फिर अपने कमरे में आकर घर वालों से बातें करने लगता। उस दिन दोपहर के वक़्त मैं गाड़ी धो के वापस आ रहा था कि घर के अंदर से एक मुलाज़िम मेरे पास आया और कहने लगा कि शेख ने तुम्हें अंदर बुलाया है। मैं पहली बार घर के उस हिस्से में जा रहा था जहाँ घर वाले रहते थे। मैं खामोशी से चलता हुआ बड़े हॉल में पहुँच गया। शेख वहाँ बैठे थे और उनके साथ एक औरत भी बैठी हुई थी। मैंने जैसे ही उस औरत को देखा तो चंद लम्हों के लिए मेरी नज़रें वहीं रुक गईं। मैंने फ़ौरन अपनी नज़रें झुका लीं, मगर मेरे दिल में अजीब सा सवाल पैदा हो गया। वो औरत देखने में ज़्यादा से ज़्यादा 25-26 साल की लग रही थी, जबकि शेख की उम्र काफ़ी ज़्यादा थी। मैं दिल ही दिल में यही सोच रहा था कि शायद ये इनकी दूसरी बीवी होंगी या फिर कोई रिश्तेदार होंगी, मगर अगले ही लम्हे शेख ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरी बीवी है। और फिर उन्होंने उनका नाम भी बताया। मैंने एहतराम से सलाम किया और खामोश खड़ा रहा, मगर मेरे जहन में सवालों का एक तूफान बर्पा हो चुका था। शेख ने मुझे कुछ ज़रूरी बातें की और फिर कहा कि आज से मुझे उनके बेटे को भी कभी कभार अस्पताल और दूसरी जगहों पे ले जाना पड़ सकता है। अस्पताल का नाम सुन मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा, मगर उन्होंने मज़ीद कुछ नहीं बताया। मैं वहाँ से बाहर निकल आया, मगर मेरे जहन में अभी तक वही औरत घूम रही थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी इतनी ज़्यादा उम्र की औरत को इतना जवान नहीं देखा था। शाम के वक़्त मैंने दूसरे मुलाज़िम से यूँ ही पूछ लिया कि शेख की बीवी की उम्र कितनी होगी? उसने मेरी तरफ अजीब नज़रों से देखा और फिर हँस के बोला, तुम नए हो ना, इसलिए हैरान हो रहे हो। उनकी उम्र 50 साल से भी कुछ ऊपर है। ये सुन के मेरे कदम वहीं रुक गए। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मैंने दोबारा पूछा तो उसने कहा, पूरे घर में सब यही बात करते हैं कि वो अपनी उम्र से बहुत कम लगती है। उस रात मैं काफ़ी देर तक इस बारे में सोचता रहा। मैंने फ़ोन उठाया और घर कॉल करने लगा, मगर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। पहले मैंने अम्मा को कॉल की, फिर छोटे भाई को, मगर दोनों के फ़ोन बंद जा रहे थे। मुझे थोड़ी परेशानी हुई, मगर मैंने सोचा शायद सब सो गए होंगे। मैं फ़ोन एक तरफ रख के लेट गया, मगर नींद नहीं आ रही थी। अगली सुबह मेरी ड्यूटी ज़रा जल्दी शुरू हो गई। मैं सहन से गुज़र रहा था कि मेरी नज़र दूर खड़ी उसी औरत पे पड़ी। उनके हाथ में एक बड़ा सा ग्लास था और वो आहिस्ता-आहिस्ता उसमें से कुछ पी रही थी। उनके करीब ही एक मुलाज़िम खड़ा था जिसके हाथ में दूध का एक बर्तन था। मैं वहाँ से गुज़रने लगा तो मुलाज़िम ने धीमी आवाज़ में कहा कि एहतियात से लेकर आया हूँ। ये आज सुबह ही ऊँटनी से निकाला गया है। मैंने पहली बार गौर से उस बर्तन की तरफ देखा। वो ऊँटनी का दूध था और वो औरत उसे ऐसे पी रही थी जैसे वो उनकी ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी चीज़ हो। तब मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि चंद दिन बाद उसी दूध की वजह से मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज़ मेरे सामने आने वाला था। अभी ये सारा दिन यूँ ही गुज़र गया। मैं अगले दिन हमेशा की तरह फ़जर से पहले ही उठ गया। मुझे शुरू से ही जल्दी उठने की आदत थी। वज़ू करके नमाज़ पढ़ी, फिर जल्दी से तैयार हो गया। अभी मैं अपने कमरे से बाहर निकला ही था कि गैराज का इंचार्ज मुझे देख के बोला कि आज शेख को शहर से बाहर जाना है, इसलिए गाड़ी अच्छी तरह साफ़ कर लो। मैं फ़ौरन अपने काम में लग गया। गाड़ी साफ़ करते हुए बार-बार मेरी नज़र घर की तरफ चली जाती थी। ना जाने क्यों कल से मेरे ज़हन में वही औरत घूम रही थी। मैं जितना इस बात को भूलने की कोशिश करता, उतना ही ज़्यादा हैरान हो जाता कि आखिर 50 साल की औरत इतनी जवान कैसे लग सकती है। थोड़ी देर बाद शेख बाहर आ गए। मैंने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला। वो खामोशी से बैठ गए। रास्ते में उन्होंने मुझसे ज़्यादा बात नहीं की, बस 1-2 मर्तबा किसी को फ़ोन किया और फिर खामोश हो गए। मैं भी खामोशी से गाड़ी चलाता रहा। 2 घंटे बाद हम वापस आ गए। मैं गाड़ी गैराज में खड़ी करके बाहर निकला तो एक मुलाज़िम मेरे पास आया और बोला, आज दोपहर के बाद तुम्हें छोटे साहब को ले जाना होगा। मैंने पहली बार उसके मुँह से छोटे साहब का नाम सुना। मैंने पूछा, कहाँ जाना है? तो वो बोला, अभी मालूम नहीं, जब हुक्म आएगा तब चलेंगे।
मैंने सर हिला दिया और अपने कमरे में आके बैठ गया। थोड़ी देर बाद मुझे अम्मा की याद आने लगी। मैंने मोबाइल उठाया और फिर से कॉल मिलाई। इस बार भी फ़ोन बंद जा रहा था। मैंने छोटे भाई को फ़ोन किया तो उसका नंबर भी बंद था। मैं थोड़ा-सा परेशान हो गया था। हमारे घर में ऐसा कभी नहीं होता था कि दोनों के फ़ोन एक साथ बंद हों। मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद बिजली ना हो या मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई हो। दोपहर के करीब एक मुलाजिम मुझे बुलाने आ गया। मैं गाड़ी लेके सामने पहुंचा तो पहली बार शेख का बेटा बाहर आया। मैं उसे देख के चंद लम्हे खामोश रह गया। वो उम्र में मुझसे ज़्यादा बड़ा नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा 22-23 साल का होगा। उसके चेहरे पर अजीब सी थकन थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था जैसे उसके जिस्म में जान ही ना हो। उसके साथ वही औरत भी थी। वो बार-बार उसके कंधे पे हाथ रख रही थी और पूछ रही थी कि तबीयत तो ठीक है ना? लड़का बस हल्का-सा मुस्कुरा देता। वो दोनों गाड़ी में बैठ गए। औरत ने मुझे एक अस्पताल का नाम बताया। मैं खामोशी से गाड़ी चलाने लगा। पूरे रास्ते में वो अपने बेटे से छोटी-छोटी बातें करती रही। कभी पूछती पानी पियोगे? कभी पूछती दवा साथ रखी है या नहीं? मुझे महसूस हुआ कि वो अपने बेटे का गैर मामूली ख़्याल रखती है। मैंने दिल ही दिल में सोचा, शायद हर माँ ऐसी ही होती है। अस्पताल पहुँच के वो दोनों अंदर चले गए। मुझे बाहर इंतज़ार करने का कहा गया। मैं तकरीबन 1 घंटा वहीं बैठा रहा। इस दौरान कई बार मेरे दिल में आया कि आखिर इतना बड़ा आदमी हर दूसरे-तीसरे दिन अस्पताल क्यों आता होगा? मगर फिर मैंने खुद को समझाया कि मुझे दूसरों के मामलात में दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए। वापसी पे लड़का पहले से ज़्यादा खामोश था। उसे पूरे रास्ते एक लफ्ज़ भी ना बोला मगर उसकी माँ मुसलसल उससे बातें करती रही ताकि शायद उसका दिल बहल जाए। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि उस औरत की मुस्कुराहट के पीछे शायद कोई थकन छुपी है, लेकिन अगले ही लम्हे मैंने ये ख़्याल अपने दिल से निकाल दिया। शाम को मैं गैराज में बैठा चाय पी रहा था कि 2 मुलाज़िम आपस में बातें कर रहे थे। एक बोला, हमारी मालिकन जैसी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। दूसरा हँस के कहने लगा, हाँ वाक़ई इतनी उम्र में भी कोई इतना जवान लग सकता है। पहले ने फ़ौरन जवाब दिया, इसकी वजह भी तो है। मैंने उनकी बात सुन के कान उधर लगा दिए मगर उसी वक़्त किसी ने उन्हें आवाज़ दे दी और दोनों वहाँ से चले गए। मैंने दिल ही दिल में झुंझुला कर सोचा, मेरी ख़्वाहिश थी कि उनकी बात पूरी सुन लेता। रात को खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गया। नींद नहीं आ रही थी, मैंने फिर से घर फ़ोन किया। इस बार काफ़ी देर तक घंटी बजती रही मगर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। मेरे दिल की धड़कन तेज़ होने लगी। मैंने जल्दी से अपने मोहल्ले के एक दोस्त को कॉल की। उसने भी फ़ोन ना उठाया। अब मुझे वाक़ई परेशानी होने लगी। मैं काफ़ी देर तक मोबाइल हाथ में लिए बैठा रहा मगर किसी की तरफ से कोई जवाब ना आया। सुबह मैं मामूल के मुताबिक अपनी ड्यूटी पे पहुँच गया मगर आज घर में कुछ ज़्यादा ही खामोशी थी। शेख कहीं बाहर गए हुए थे। मैं सहन से गुज़र रहा था कि सामने से वही औरत आते हुए दिखाई दी। उसके हाथ में एक नोटबुक थी। उसने मुझे देख के पहली बार खुद सलाम किया। मैंने भी एहतराम से जवाब दिया। फिर वो रुक गई और बोली, तुम्हें यहाँ आए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं ना? मैंने कहा, जी अभी 1 हफ़्ता भी नहीं हुआ। बोली, अगर यहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक बता देना। अपने घर वालों की फ़िक्र भी कम किया करो। शुरू-शुरू में हर आदमी परेशान रहता है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता आदत हो जाती है। मैं हैरान रह गया, मैंने तो कभी उनसे अपने घर का ज़िक्र ही नहीं किया था। उन्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं घर वालों को याद कर रहा हूँ? शायद मेरे चेहरे से अंदाज़ा लगाया होगा। मैंने बस इतना कहा, जी शुक्रिया। वो आगे बढ़ गई मगर चंद कदम चल के फिर वापस मुड़ी और बोली, आज शाम को अगर शेख साहब तुम्हें कहीं ना भेजे तो ज़रा फ़ार्म हाउस चले जाना, वहाँ से मेरे लिए दूध ले आना। मैंने फ़ौरन सर हिला दिया। उन्होंने ख़ास तौर पे ये नहीं कहा कि कौन-सा दूध लाना है मगर मैं समझ गया कि वो ऊँटनी के दूध की बात कर रही हैं। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि इस दूध की अहमियत आम दूध से कहीं ज़्यादा है लेकिन उस वक़्त भी मेरे ज़हन में यही था कि शायद ये सिर्फ़ उनकी पसंद होगी। मुझे क्या मालूम था कि आने वाले दिनों में यही एक मामूली-सी बात मेरे ज़हन में इतने सवाल पैदा करेगी कि मैं खुद भी उनके जवाब ढूँढने निकल खड़ा हूँगा। मैं शाम को फार्म हाउस जाने के लिए गाड़ी लेके निकल गया। ये जगह शहर से काफ़ी दूर थी। रास्ते में सिर्फ़ एक गार्ड मेरे साथ था। उसने बताया कि यहाँ शेख के ऊँट और दूसरे जानवर रखे जाते हैं। मैं खामोशी से गाड़ी चलाता रहा। वहाँ पहुँच के मैंने देखा कि बहुत सारे ऊँट अलग-अलग बाड़ों में थे। कुछ मज़दूर उन्हें चारा डाल रहे थे, कुछ सफाई कर रहे थे। मुझे फार्म का इंचार्ज एक बड़े कमरे में ले गया जहाँ सुबह का निकाला हुआ दूध रखा था। मैं हैरान हुआ कि इतने बड़े फार्म हाउस में सिर्फ़ एक ही ऊँटनी थी। बाकी सब ऊँट और दूसरे जानवर थे। उसे एक बड़ा-सा स्टील का बर्तन मेरे सामने रखा और बोला, "ये मालकिन के लिए है, इसे बहुत एहतियात से ले जाना।" फिर उसने एक बोतल अलग रखते हुए कहा, "ये छोटे साहब के लिए है।" मैंने हैरानी से उस बोतल की तरफ देखा मगर कुछ पूछा नहीं। दोनों बर्तन गाड़ी में रखवाया और वापस चल पड़ा। घर पहुँच के मैं दूध किचन में देने लगा
तो एक बूढ़ी मुलाजिमा ने जल्दी से वो बड़ा बर्तन उठा लिया। उसे ऐसे संभाल रही थी जैसे कोई कीमती चीज़ हो। मैंने यूं ही पूछ लिया, क्या रोज़ इतना दूध आता है? वो बोली, हाँ बेटा, कई साल से यही मामूल है, एक दिन भी नागा नहीं होता। फिर वो फौरन खामोश हो गई, जैसे उसे एहसास हो गया कि उसे ज़रूरत से ज़्यादा बात कर दी है। मैं वापस जाने लगा तो मेरी नज़र डाइनिंग टेबल पर पड़ी, जहाँ मुलाजिमा ने फ़ौरन से दूध पहुंचा दिया था। मालिका ने एक गिलास में दूध डाल रही थी। उन्होंने पूरा गिलास नहीं भरा, बल्कि पहले आधा दूध एक छोटे थर्मस में डाला और बाकी गिलास में डाल के खुद पीने लगी। चंद लम्हों बाद वो थर्मस उठा के खुद ऊपर वाली मंजिल पे चली गई। मैं हैरान हुआ कि अगर वो रोज़ 1 किलो दूध पीती हैं तो ये आधा किलो दूध कहाँ ले जा रही है। मगर मैंने अपनी सोच को वहीं रोक दिया। रात को मैंने फिर घर फ़ोन किया। इस बार अम्मा का फ़ोन बजा, मगर किसी ने उठाया नहीं। मैं मुसलसल 3 बार कॉल करता रहा, मगर जवाब न मिला। दिल में अजीब बेचैनी होने लगी। आखिर मैंने अपनी पड़ोसी बशीर चचा को फ़ोन किया। काफ़ी देर बाद उन्होंने कॉल उठाई। मैंने जल्दी से पूछा, चचा सब खैरियत है ना? अम्मा फ़ोन नहीं उठा रहीं। उन्होंने चंद लम्हे खामोश रह के कहा, सब ठीक है बेटा, तुम फ़िक्र न करो, तुम अपना काम करो। मैंने दोबारा पूछा तो वो बात बदल गए और बोले, बाद में आराम से बात करेंगे, अभी मैं थोड़ा मसरूफ़ हूँ। कॉल बंद होते ही मेरे दिल में अजीब सा शक पैदा हुआ। बशीर चचा कभी इस तरह बात नहीं करते थे। ज़रूर कोई बात थी जो मुझसे छुपा रहे थे। मैं काफ़ी देर तक जागता रहा। एक तरफ घर की फ़िक्र थी और दूसरी तरफ उस घर के अजीब मामूलात मेरे ज़हन में घूम रहे थे। आखिर वो थर्मस कहाँ जाता है? छोटे साहब हर चंद दिन बाद अस्पताल क्यों जाते हैं? और सबसे बढ़ के ये कि मालकिन हर रोज़ दूध की इतनी पाबंदी क्यों करती हैं? अगली सुबह नाश्ते के बाद शेख ने मुझे बुलाया। वो बोले, आज मुझे कहीं नहीं जाना। तुम छोटे साहब को लेके लाइब्रेरी चली जाना। मैंने पहली बार सुना कि वो अस्पताल के अलावा कहीं और भी जाते हैं। मैं गाड़ी लेके सामने खड़ा था। चंद मिनट बाद छोटे साहब बाहर आए। आज उनकी तबीयत पहले से बेहतर लग रही थी। वो गाड़ी में बैठे तो मुस्कुरा के बोले, तुम पाकिस्तान से आए हो ना? मैंने कहा, जी। बोले, मैं 2-3 बार पाकिस्तान गया हूँ, मुझे वहाँ के लोग बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने भी मुस्कुरा के जवाब दिया, हमें भी आपका मुल्क बहुत पसंद है। रास्ते में उन्होंने मुझसे मेरे घर वालों के बारे में पूछा। मैंने बताया कि अब्बा नहीं रहे, अम्मा और छोटा भाई पाकिस्तान में है। मैं आज सिर्फ उनकी खातिर आया हूँ। मेरी बात सुन के वो चंद लम्हे खामोश रहे, फिर धीमी आवाज़ में बोले, इंसान अक्सर अपने लोगों के लिए ही सब कुछ करता है। उनके लहजे में अजीब सी उदासी थी। मुझे लगा जैसे वो सिर्फ मेरी बात नहीं कर रहे, बल्कि अपनी भी कोई बात याद कर रहे हैं। फिर हम लाइब्रेरी पहुंचे। वो अंदर चले गए। तकरीबन 1 घंटे बाद वापस आए तो उनके हाथ में 3-4 मोटी किताबें थीं। गाड़ी में बैठते ही उन्होंने एक किताब खोली और पढ़ने लगे। मैंने शीशे में कई बार उन्हें देखा। वो आम अमीर लड़कों जैसे नहीं थे। न फजूल बातें करते थे, न गरूर दिखाते थे। घर वापस पहुंचे तो मालकिन दरवाजे पे ही खड़ी थी। उन्होंने सबसे पहले अपने बेटे से पूछा, आज थकन तो नहीं हुई? उसे हंस के कहा, नहीं अम्मी, आज काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। ये सुनकर उनके चेहरे पे इत्मीनान आ गया। मुझे महसूस होने लगा कि उस घर के हर फर्द के पास कोई न कोई राज ज़रूर है, मगर अभी तक उनमें से एक भी राज मेरे हाथ में नहीं आया। 2-3 दिन आराम से गुजर गए। मेरी ड्यूटी अब पहले से बेहतर हो गई थी, क्योंकि मैं रास्ते भी सीख चुका था और शेख भी मुझ पर एतबार करने लगे थे। अब वो कई बार गाड़ी की चाबी मेरे हाथ में दे के सिर्फ इतना कहते कि वक्त पे तैयार रखना। मुझे उनका ये भरोसा अच्छा लगता था। मैं भी पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था। एक दिन सुबह नाश्ते के बाद शेख ने मुझे एक लिफाफा दिया और कहा, एक डॉक्टर के क्लिनिक पे दे आओ। मैंने लिफाफा ले लिया और गाड़ी निकाल ली। क्लिनिक पहुंच के मैंने वो लिफाफा रिसेप्शन पे दे दिया। वापसी पे एक नर्स जल्दी से बाहर आई और बोली, ज़रा रुकिए। उसे मेरे हाथ पे एक छोटा सा बंद पैकेट रखा और कहा, ये मैडम के लिए है। मैंने सर हिला दिया और वापस आ गया। घर पहुंच के मैंने वो पैकेट मालकिन के हवाले कर दिया। उन्होंने शुक्रिया कहा और फौरन उसे अपने कमरे में ले गई। मुझे ये एक आम सी बात लगी थी, मगर उसी शाम मैंने देखा कि वही पैकेट अब कचरे में पड़ा हुआ था। उस पे किसी दवा का नाम लिखा था, लेकिन मैं इतनी दूर से पढ़ न सका। मैंने जानबूझ के करीब जाके देखने की कोशिश भी नहीं की। मुझे दूसरों की चीज़ें टिटोलने की आदत नहीं थी। उसी दिन शाम को मुझे फिर फार्म हाउस जाना पड़ा। इस बार फार्म का इंचार्ज मुझे देख के खुद ही हंसने लगा और बोला, लगता है अब तुम्हें भी रास्ता याद हो गया है। मैंने भी हंस के कहा, जी अब तो शायद आंखें बंद करके भी आ जाऊं। वो मुझे ऊँटों के बाड़े की तरफ ले गया। वहाँ एक सफ़ेद रंग की ऊँटनी अलग बंधी हुई थी। उसके सामने साफ पानी रखा था और 2 आदमी उसकी देखभाल कर रहे थे। मैंने पूछा, क्या ये बहुत कीमती है? वो बोला, कीमती तो सभी हैं, मगर ये ख़ास है। फिर वो फ़ौरन खामोश हो गया। मैंने पूछा, ख़ास क्यों?
वो मुस्कुरा के बोला, बस शेख को पसंद है। मुझे लगा वो पूरी बात नहीं बता रहा, मगर मैंने मजीद कुछ न पूछा। वापसी पर उसने फिर वही बड़ा बर्तन गाड़ी में रखा और बड़ी एहतियात से ढक्कन बंद किया। मैंने मजाक में कहा, अगर रास्ते में थोड़ा सा गिर गया तो? वो फौरन संजीदा हो गया और बोला, ऐसा मत कहो। फिर उसने खुद ही बर्तन को दोबारा चेक किया। उसका रद्द अमल मुझे कुछ अजीब लगा। आखिर दूध ही तो था, अगर थोड़ा बहुत गिर भी जाता तो क्या फ़र्क पड़ता। रात को मैंने फिर घर फ़ोन किया। इस बार अम्मा ने फ़ोन उठा लिया। उनकी आवाज़ पहले जैसी नहीं लग रही थी, वो बहुत आहिस्ता बोल रही थी। मैंने फ़ौरन पूछा, अम्मा सब खैरियत है ना? वो बोली, हाँ बेटा सब ठीक है। मैंने कहा, आप कई दिन से फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थीं? वो बोली, मोबाइल ख़राब था। मुझे उनकी बात पे यकीन नहीं आया, क्योंकि बशीर चचा भी अजीब अंदाज में बात कर रहे थे। मैंने पूछा, छोटा कहाँ है? वो बोली, बाहर गया हुआ है। मैंने कहा, जब वो आए तो उससे बात ज़रूर करवाइएगा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ठीक है। फिर अचानक बोली, बेटा तुम अपना काम दिल लगा के करना और यहाँ की फ़िक्र मत करना। ये कह के उन्होंने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। मैं काफ़ी देर मोबाइल हाथ में पकड़े बैठा रहा। अम्मा हमेशा मुझसे लंबी बात करती थीं। मेरे खाने पीने की फ़िक्र करती, मोहल्ले की खबरें सुनती। आज उन्होंने 2 मिनट भी बात नहीं की। दिल बार बार कह रहा था कि घर में ज़रूर कोई मसला है, मगर मैं हज़ारों मील दूर बैठा कुछ भी न कर सकता था। अगले दिन दोपहर के वक्त मैं गैराज में था कि अचानक घर के अंदर हल्की सी भाग दौड़ शुरू हो गई। एक मुलाजिम दौड़ता हुआ आया और बोला, जल्दी गाड़ी निकालो। मैंने फौरन गाड़ी निकाली। चंद लम्हों बाद मालकिन अपने बेटे का हाथ पकड़े बाहर आई। लड़के का चेहरा जर्द पड़ा हुआ था, वो बमुश्किल चल रहा था। हम सीधा अस्पताल पहुंचे। वो दोनों अंदर चले गए और मैं बाहर बैठ गया। तकरीबन 2 घंटे बाद वो वापस आए। वापसी पे लड़का खामोश था, मगर मालकिन के चेहरे पे मस्नूई सी मुस्कुराहट थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने बेटे के सामने खुद को मजबूत ज़ाहिर करने की कोशिश कर रही हों। घर पहुंच के वो पहले अपने बेटे को अंदर ले गईं, फिर चंद मिनट बाद दोबारा बाहर आईं और सीधा किचन में चली गईं। मैं पानी पीने गया तो इत्तेफाक से देखा कि वो फ्रिज से वही थर्मस निकाल रही थी जो रोज़ दूध से भरती थीं। उन्होंने आहिस्ता से उसका ढक्कन खोला और ग्लास में दूध डाल के किसी मुलाजिम को दिया। मैंने उधर ज़्यादा देर खड़े रहना मुनासिब न समझा और वापस आ गया। उस रात सोने से पहले मेरे जहन में एक साथ कई सवाल गर्दिश कर रहे थे। मालकिन रोज़ दूध क्यों अलग रखती हैं? छोटे साहब बार बार अस्पताल क्यों जाते हैं? और फॉर्म वाले उस सफ़ेद ऊँटनी को इतनी अहमियत क्यों देते हैं? मुझे अभी किसी सवाल का जवाब नहीं मिला था, मगर इतना ज़रूर महसूस होने लगा था कि मेरी ज़िंदगी अब सिर्फ ड्राइवर की नौकरी तक महदूद नहीं रहने वाली। बहुत जल्द मैं ऐसे राज़ों के दरमियान खड़ा होने वाला था जिनका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सुबह हस्बे मामूल मैं फजर के बाद उठ गया, वज़ू करके नमाज पढ़ी, फिर गैराज में आके गाड़ी साफ़ करने लगा। अभी मैं गाड़ी के शीशे साफ़ ही कर रहा था कि शेख बाहर आ गए। उन्होंने गाड़ी पे नज़र डाली, फिर मेरी तरफ देख के हल्का सा मुस्कुराया और बोले, मुझे वक्त का पाबंद आदमी पसंद है। मैंने एहतराम से सर हिला दिया। वो गाड़ी में बैठ गए और मैं उन्हें उनके दफ्तर छोड़ने निकल पड़ा। रास्ते भर वो फ़ोन पर मसरूफ़ रहे। दफ्तर के बाहर उतरते उन्होंने कहा, आज ज़्यादातर वक्त घर ही रहना, क्योंकि किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकती है। फिर मैं वापस आ गया। घर पहुंचा तो बाकी मुलाजिम अपने काम में लगे हुए थे। मैं गैराज के बाहर कुर्सी पे बैठा था कि वही बूढ़ी मुलाजिमा मेरे पास आके बैठ गई। वो अक्सर मुझसे 2-4 बातें कर लिया करती थी। उससे पूछा, पाकिस्तान की याद आती है? मैं हंस के बोला, रोज़ आती है। माँ और छोटा भाई वही हैं। आदमी लाख परदेस में पैसे कमा ले, मगर अपना घर तो अपना ही होता है। उसे अफसोस से सर हिलाया और बोली, यहाँ काम करने वाले ज़्यादातर लोग यही कहते हैं। फिर वो उठ के चली गई। दोपहर के करीब मालका ने मुझे आवाज़ दी और कहा, बाजार जाना है। मैं फ़ौरन गाड़ी ले आया। आज पहली बार वो अकेली जा रही थी। रास्ते में वो ज़्यादा बात नहीं कर रही थी। हम एक बड़ी सुपर मार्केट पहुँचे। वो अंदर चली गई और मैं बाहर गाड़ी के पास खड़ा हो गया। तकरीबन 40 मिनट बाद वो वापस आईं। उनके हाथ में आम सौदा सलफ के चंद थैले थे और एक सफ़ेद रंग का बंद पैकेट भी था, जिसे उन्होंने अपने पर्स में रख लिया। मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनकी ज़ाती चीज़ थी। वापसी पे उन्होंने अचानक मुझसे पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया कि सिर्फ मेरी अम्मा और मेरा छोटा भाई। अब्बा का इंतकाल कई साल पहले हो गया था। उन्होंने चंद लम्हे खामोश रह के कहा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, ताकि तुम अपने घर वालों का सहारा बन सको। उनकी आवाज़ में अजीब सी नरमी थी। मुझे लगा वो सिर्फ रस्मी बात नहीं कर रही, बल्कि दिल से दुआ दे रही हैं। घर वापस आए तो मैं गाड़ी पार्क करके बाहर ही खड़ा था कि एक छोटी सी वैन गेट के अंदर दाखिल हुई। उसमें डिब्बे भरे हुए थे। 2 मुलाजिम वो डिब्बे उतारने लगे। मैंने एक डिब्बे पे नज़र डाली तो उस पर बच्चों के बिस्किट और दूध लिखा हुआ था।
میں نے سوچا شاید گھر کے لیے سامان آیا ہوگا، مگر حیرت اس وقت ہوئی جب وہ سارا سامان پچھلے گیٹ سے باہر لے جایا گیا۔ میں نے ایک ملازم سے پوچھا یہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ بولا میڈم ہر ہفتے کچھ خاندانوں کو راشن بھیجواتی ہیں۔ پھر وہ جلدی سے اپنا کام کرنے لگے۔ یہ سن کے میں چند لمحے خاموش کھڑا رہا۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ مالکن کے بارے میں میری پہلی رائے شاید درست نہیں تھی۔ میں تو انہیں صرف اپنی خوبصورتی اور آرام کی فکر کرنے والی عورت سمجھتا تھا، مگر وہ خاموشی سے لوگوں کی مدد بھی کر رہی تھی۔ انہوں نے کبھی اس کا ذکر تک نہیں کیا۔ شام کے وقت چھوٹے صاحب باغ میں بیٹھے کتاب پڑھ رہے تھے۔ میں گاڑی دھو کے واپس آ رہا تھا تو انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا یہیں بیٹھ جاؤ۔ میں ان کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ وہ بولے تم یہاں خوش ہو؟ میں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے، سب اچھا ہے۔ پھر کچھ باتیں کرنے کے بعد میں وہاں سے اٹھ گیا۔ وقت پر لگا کے اٹھتا جا رہا تھا اور میں بھی محنت کرنے میں لگا ہوا تھا، کیونکہ میں نے اپنے بھائی اور امی کی زندگی کو آسان بنانا تھا۔ رات کو میں نے پھر گھر فون کیا۔ اس بار چھوٹے بھائی نے فون اٹھایا۔ اس کی آواز پہلے سے زیادہ سنجیدہ لگ رہی تھی۔ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا کیا بات ہے، آج بڑے خاموش ہو؟ بولا کچھ نہیں بھائی، بس پڑھائی کر رہا تھا۔ میں نے کہا اماں کہاں ہیں؟ وہ بولا سو گئی ہیں۔ میں نے حیرت سے گھڑی دیکھی کیونکہ پاکستان میں ابھی اتنی رات بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کہا انہیں جگا دو، 2 منٹ بات کرنی ہے۔ وہ فوراً بولا نہیں بھائی، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے جلدی سو گئی ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ یہ کہہ کے اس نے بات ختم کر دی۔ فون بند ہونے کے بعد میں کافی دیر تک چھت کی طرف دیکھتا رہا۔ دل بار بار کہہ رہا تھا کہ گھر میں کچھ نہ کچھ ضرور چھپایا جا رہا ہے۔ اماں مجھ سے کبھی اپنی تکلیف نہیں چھپاتی تھی، پھر آج ایسا کیا ہو گیا کہ وہ مسلسل مجھ سے بات کرنے سے بچ رہی تھیں؟ میں نے سوچا اگلی تنخواہ آتے ہی کچھ زیادہ پیسے بھیج دوں گا، شاید وہاں کوئی مشکل ہو جس کی وجہ سے وہ مجھے پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ اسی سوچ میں کافی دیر گزر گئی۔ پھر اچانک گراج کی طرف سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ میں فوراً باہر نکلا، وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک چھوٹا سا شیشے کا خالی ڈبہ زمین پہ ٹوٹا پڑا تھا۔ میں نے اسے اٹھا کے دیکھا، اس پہ کسی دوا کا لیبل آدھا پھٹا ہوا تھا۔ میں بھی اسے غور سے دیکھ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے وہی بوڑھی ملازمہ گھبراہٹ میں آئی۔ وہ ٹوٹا ہوا ڈبہ میرے ہاتھ میں دیکھ کے بولی اسی کچرے میں پھینک دو۔ اس کے چہرے پہ گھبراہٹ صاف دکھ رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں پوچھا، مگر میرے دل میں ایک اور سوال پیدا ہو گیا۔ آخر ایسی کون سی دوائیں تھیں جنہیں اس گھر میں ہر کوئی دوسروں سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا؟ ابھی تک مجھے صرف چھوٹے چھوٹے اشارے مل رہے تھے، مگر اصل حقیقت ابھی بھی مجھ سے بہت دور تھی۔ اگلی صبح میں حسب معمول گیراج میں موجود تھا۔ ابھی سورج پوری طرح نہیں نکلا تھا کہ شیخ تیزی سے باہر آئے۔ ان کے ہاتھ میں فون تھا اور چہرے پہ پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا گاڑی نکالو، ہمیں فوراً فارم ہاؤس جانا ہے۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور گاڑی گیٹ سے باہر نکال دی۔ پورے راستے وہ کسی سے عربی میں بات کرتے رہے۔ ان کی آواز سے لگ رہا تھا کہ معاملہ معمولی نہیں ہے۔ ہم فارم ہاؤس پہنچے تو وہاں پہلے ہی کافی لوگ جمع تھے۔ فارم کا انچارج پریشان کھڑا تھا۔ جیسے ہی شیخ اترے وہ ان کے پاس آیا اور آہستہ آواز میں کچھ بتانے لگا۔ میں دور کھڑا تھا اس لیے پوری بات نہ سن سکا، مگر ایک لفظ بار بار میرے کانوں میں پڑ رہا تھا، اونٹنی۔ چند منٹ بعد شیخ نے غصے میں ہاتھ جھٹکا اور سیدھے باڑے کی طرف چلے۔ وہ بھی تھوڑا میں پیچھے گیا، مگر مناسب فاصلے پہ رک گیا۔ وہی سفید اونٹنی ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ وہ نہ چارہ کھا رہی تھی نہ اٹھ رہی تھی۔ ایک ڈاکٹر اس کا معائنہ کر رہا تھا۔ شیخ کے چہرے کی پریشانی دیکھ کے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ عام اونٹنی نہیں۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے سر ہلاتے ہوئے جیسے کوئی مایوس کن بات کی تو فارم پہ عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد شیخ واپس گاڑی میں آ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے راستے پر ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ پہلی بار میں نے انہیں اس قدر خاموش دیکھا تھا۔ گھر پہنچتے ہی انہوں نے ایک ملازم کو آواز دی اور کہا میڈم کو کچھ مت بتانا جب تک میں خود بات نہ کروں۔ یہ سن کے میری حیرت اور بڑھ گئی۔ آخر ایسی کیا بات تھی جو مالکن سے بھی چھپائی جا رہی تھی؟ دوپہر کے وقت میں گیراج میں گاڑی صاف کر رہا تھا کہ اچانک گھر کے اندر سے ایک ملازم بھاگتا ہوا آیا۔ اسے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا کہ میڈم کو فارم کا پتہ چل گیا ہے۔ میں نے بے اختیار گھر کی طرف دیکھا۔ چند لمحوں بعد مالکن تیزی سے باہر نکلی۔ ان کے چہرے پہ وہ سکون نہیں تھا جو میں روز دیکھتا تھا۔ وہ سیدھا شیخ کے پاس گئیں اور عربی میں جلدی جلدی کچھ پوچھنے لگیں۔ میں دور کھڑا تھا، مگر اتنا ضرور دیکھ رہا تھا کہ شیخ انہیں تسلی دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ چند لمحوں بعد مالکن نے دونوں ہاتھوں سے اپنا ماتھا پکڑ لیا، پھر وہ بغیر کچھ کہے اندر چلی گئیں۔ شام کے وقت کچن میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ وہ بوڑھی ملازمہ بھی پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ اسے صرف اتنا کہا دعا کرو اونٹنی جلد ٹھیک ہو جائے۔ پھر وہ فوراً اپنے کام میں لگ گئی۔ میں نے مزید سوال کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ رات کے کھانے کا وقت ہوا تو پہلی بار میں نے دیکھا کہ مالکن ڈائننگ ٹیبل پہ موجود نہیں تھی۔
छोटे साहब भी खामोश बैठे थे। शेख ने भी वो मुश्किल चंद निवाले खाए और उठ गए। पूरे घर का माहौल बदला हुआ था, जैसे सब किसी अनजाने खौफ में मुब्तला हों। रात गए मैं पानी लेने के लिए किचन में गया तो फ्रिज में वो बड़ा स्टील का बर्तन अपनी जगह मौजूद था, मगर तकरीबन भरा हुआ था। उसमें से किसी ने दूध नहीं निकाला था। मैंने हैरानी से बर्तन को देखा और वापस मुड़ने लगा कि पीछे से आहट सुनाई दी। मालकिन खामोशी से अंदर आई। उन्होंने बर्तन पे नजर डाली, फिर चंद लम्हे वहीं खड़ी रहीं। ऐसा लगा जैसे वो दूध पीना चाहती हों, मगर किसी वजह से खुद को रोक रही हों। फिर उन्होंने आहिस्ता से फ्रिज बंद किया और बगैर कुछ लिए वापस चली गई। मैं काफ़ी देर तक वहीं खड़ा सोचता रहा। पहली बार ऐसा हुआ था कि दूध घर में मौजूद था, मगर मालकिन ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। इधर मेरे अपने दिल की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। मैंने उसी वक्त अम्मा को फ़ोन मिलाया, मगर इस बार फ़ोन बंद आ रहा था। मैंने छोटे भाई को कॉल की तो उससे भी फ़ोन ना उठाया। मैंने मुसलसल 4-5 बार कोशिश की, मगर कोई जवाब न मिला। मैं कुर्सी पे बैठ गया, दिल बुरी तरह घबरा रहा था। परदेस में रहने वाले इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी यही होती है कि अगर घर में कुछ हो जाए तो वो सिर्फ फ़ोन ही मिला सकता है। मैंने खुद को समझाया कि शायद नेटवर्क का मसला होगा, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। उसी बेचैनी में मेरी आंख लग गई। सुबह फजर से कुछ पहले ही ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मैं हड़बड़ा के उठा और बाहर निकला। सामने वही फॉर्म का इंचार्ज खड़ा था। उसकी सांस फूली हुई थी। उसने मुझे देखते ही कहा, जल्दी शेख को बुलाओ, रात भर ऊँटनी की हालत और ख़राब हो गई है। मैं फ़ौरन अंदर की तरफ भागा। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये खबर सिर्फ फ़ॉर्म की नहीं, बल्कि उस घर की ज़िंदगी का रुख भी बदलने वाली थी। लेकिन अभी तक मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि उस ऊँटनी की बीमारी का ताल्लुक आखिर किस राज से जुड़ा हुआ है। मैं जल्दी से शेख के कमरे की तरफ भागा और दरवाज़ा खटखटाया। चंद लम्हों बाद वो बाहर आए। मैंने उन्हें फ़ॉर्म वाले आदमी की बात बताई तो वो एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर तैयार होने लगे। 5 मिनट के अंदर हम फ़ॉर्म हाउस की तरफ रवाना हो चुके थे। इस बार मालकिन भी हमारे साथ थीं। पूरी गाड़ी में खामोशी थी। मैंने कई बार शीशे में देखा। मालकिन मुसलसल तस्बीह पढ़ रही थीं और उनके होंठ खामोशी से हिल रहे थे। मैंने उन्हें पहली बार इस कदर परेशान देखा था। फॉर्म पहुंच के सब सीधे उसी सफ़ेद ऊँटनी के पास गए। डॉक्टर पहले ही मौजूद था। मैं दूर ही खड़ा रहा। कुछ देर बाद डॉक्टर ने शेख को अलग ले जाके बात की। शेख ने एक लंबी सांस ली और खामोश हो गए। फिर वो मालकिन के पास आए और उन्हें तसल्ली देने लगे। मालकिन ने सिर्फ इतना कहा कि अल्लाह बेहतर करे। उनकी आवाज़ भर्राई हुई थी। हम दोपहर तक वहीं रहे। आखिरकार डॉक्टर ने कहा कि अभी खतरा टल तो नहीं सका, मगर हालत पहले से कुछ बेहतर है। ये सुन के सब ने सुकून का सांस लिया। वापसी में भी किसी ने ज़्यादा बात नहीं की। घर पहुंच के मालकिन सीधा ऊपर अपने कमरे में चली गई। उसी शाम मुझे एक और काम दिया गया। शेख ने कहा, कुछ ज़रूरी फाइलें उनके दफ्तर से ले आओ। मैं दफ्तर गया और फाइलें लेके वापस आ रहा था कि रास्ते में मेरे मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर बशीर चाचा का नाम देख के मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने फौरन कॉल उठाई। उन्होंने सलाम के बाद पूछा, बेटा तुम फारिग हो? मैंने कहा, जी खैरियत तो है। वो चंद लम्हे खामोश रहे, फिर बोले, तुम परेशान ना होना, मगर तुम्हारी अम्मा पिछले हफ्ते से बीमार हैं। ये सुनते ही मेरे हाथ कांप गए। मैंने जल्दी से पूछा, क्या हुआ अम्मा को? उन्होंने कहा, बुखार था, फिर कमज़ोरी बहुत बढ़ गई। डॉक्टर ने आराम का कहा है। वो तुम्हें इसलिए नहीं बता रही कि तुम परेशान हो गए, परदेस में हो। मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैंने सिर्फ इतना पूछा, अब कैसी हैं? वो बोले, पहले से बेहतर है, मगर अभी भी बहुत कमज़ोर हैं। तुम बस दुआ करो और वक्त मिले तो कुछ पैसे भी भेज देना, क्योंकि दवाइयों पे काफ़ी खर्चा हो गया है। कॉल ख़त्म हुई तो मैं काफ़ी देर गाड़ी में बैठा रहा। मेरी आंखों में पानी आ गया था। दिल चाह रहा था सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान वापस चला जाऊं, मगर अगले ही लम्हे हकीकत सामने आ गई। अगर मैं वापस चला जाता तो अम्मा का इलाज कैसे होता? यही नौकरी तो हमारे घर का सहारा थी। मैंने उसी वक्त फैसला किया कि इस महीने अपनी ज़रूरत के लिए एक रियाल भी नहीं रखूंगा। सारी तनख्वाह अम्मा को भेज दूंगा। दिल कुछ हल्का हुआ, मगर बेचैनी फिर भी कम ना हुई। घर वापस आया तो शाम हो चुकी थी। मैं फाइलें शेख के कमरे में दे के बाहर निकलने लगा तो अंदर से उनकी आवाज़ आई। उन्होंने कहा, सुबह मैडम को अस्पताल लेके जाना है, वक्त पे तैयार रहना। मैंने जी कह के दरवाज़ा बंद कर दिया। अगली सुबह मैं गाड़ी लेके आया। मालकिन और छोटे साहब दोनों साथ बैठ गए। मैंने देखा आज मालकिन का चेहरा मामूल से ज़्यादा थका हुआ लग रहा था। आंखों के नीचे हल्के भी नुमाया थे, मगर वो फिर भी मुस्कुरा के अपने बेटे से बातें कर रही थी, ताकि शायद वो परेशान ना हो। अस्पताल पहुंच के वो दोनों अंदर चले गए। मैं हमेशा की तरह बाहर इंतज़ार करने लगा। तकरीबन 1.5 घंटे बाद छोटे साहब पहले बाहर आए। वो फ़ोन पे किसी से बात कर रहे थे। उनके चेहरे पे परेशानी साफ नज़र आ रही थी। चंद मिनट बाद मालकिन भी बाहर आई, मगर इस बार उनके हाथ में कुछ रिपोर्टें थीं।
उन्होंने वो रिपोर्टें फ़ौरन अपने पर्स में रख लीं और मेरी तरफ देख के सिर्फ़ इतना कहा, "घर चलते हैं।" वापसी के रास्ते में गाड़ी के अंदर मुकम्मल खामोशी रही। घर पहुँच के वो सीधा ऊपर चली गईं। मैंने देखा उनके हाथ में पकड़ी रिपोर्टें अब भी मज़बूती से दबी हुई थीं, जैसे वो नहीं चाहती कि कोई उन्हें देख ले। उसी रात मैं काम से अंदर आया तो ऊपर वाले हिस्से से आहिस्ता-आहिस्ता बातों की आवाज़ें आ रही थीं। आवाज़ शेख और मालकन की थी। मैं अल्फ़ाज़ तो न सुन सका मगर एक जुमला मेरे कानों तक ज़रूर पहुँचा। अगर उसे पता चल गया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये सुन के मेरे कदम वहीं रुक गए। मुझे समझ नहीं आई कि वो किसकी बात कर रहे थे। क्या वो छोटे साहब थे या कोई और? मैं खामोशी से वापस अपने कमरे में आ गया। अब मेरे सामने 2 अलग-अलग परेशानियाँ थीं। एक पाकिस्तान में बीमार अम्मा और दूसरी उस घर के अंदर छुपा हुआ वो राज जो हर गुजरते दिन के साथ मजीद गहरा होता जा रहा था। मुझे महसूस होने लगा कि बहुत जल्द कोई ऐसी बात सामने आने वाली है जो मेरी सारी सोच बदल देगी। कुछ दिन बाद रात को खाने के बाद मैं अपने कमरे में बैठा था कि मोबाइल पर बैंक का पैगाम आया। मेरी तनख्वाह आ चुकी थी। मैंने फौरन ज़्यादातर रकम पाकिस्तान भेज दी। पैसे भेजने के बाद दिल को कुछ सुकून मिला। मैंने अम्मा को फ़ोन किया मगर इस बार भी उन्होंने फ़ोन ना उठाया। चंद मिनट बाद छोटे भाई की कॉल आ गई। उसे बताया अम्मा सो रही हैं और पहले से बेहतर हैं। मैंने उसे सख्ती से कहा अगर दोबारा तबीयत ख़राब हो तो मुझसे हर बात छुपाना मत। वो खामोशी से जी कह के रह गया। कॉल ख़त्म हुई तो मैं बाहर सहन में आ गया। रात काफ़ी हो चुकी थी। अचानक मेरी नज़र ऊपर बालकनी में पड़ी। मालकन अकेली खड़ी थी। उनके हाथ में वही दूध का गिलास था मगर इस बार उन्होंने ग्लास होंठों तक ले जाके वापस नीचे कर लिया। फिर वो काफ़ी देर खामोश खड़ी रहीं। चंद लम्हों बाद उन्होंने ग्लास वापस अंदर रखा और खुद कुर्सी पे बैठ गईं। मुझे पहली बार लगा वो सिर्फ़ जिस्मानी तौर पे नहीं बल्कि ज़हनी तौर पे भी बहुत थकी हैं। उनकी मुस्कुराहट के पीछे शायद कोई ऐसा बोझ था जिसे वो किसी के साथ बाँट नहीं सकती थीं। मैं वापस अपने कमरे में जाने लगा तो अचानक ऊपर से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। मैं दौड़ के अंदर गया, बाकी मुलाज़िम भी भागते ऊपर जा रहे थे। जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पहुँचा तो देखा मालकिन ज़मीन पे बैठी थीं। उनके हाथ से शीशे का ग्लास टूट चुका था। छोटे साहब घबरा के उन्हें सहारा दे रहे थे और बार-बार पूछ रहे थे, "अम्मी, आप ठीक हैं ना?" मालकिन ने फ़ौरन खुद को सँभाला और मुस्कुरा के बोली, "मैं ठीक हूँ, बस चक्कर आ गया था।" उन्होंने किसी को भी ज़्यादा करीब आने नहीं दिया। फिर आहिस्ता-आहिस्ता खुद ही उठ के अपने कमरे में चली गईं। मैं वहीं खड़ा रह गया। ना जाने क्यों उस लम्हे मेरे दिल में पहली बार ये ख़्याल आया कि शायद इस औरत की बीमारी उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है जितना वो सबको दिखा रही है। मगर अभी भी मेरे पास सिर्फ अंदाजे थे, हकीकत नहीं, और हकीकत तक पहुंचने में अभी कई पर्दे बाकी थे। सुबह मैं हस्बे मामूल फजर के बाद उठ गया। रात वाला वाकया बार बार मेरे जहन में आ रहा था। मालकन ने सबके सामने खुद को संभाल लिया था मगर उनके चेहरे की थकन मुझे बार बार याद आ रही थी। मैंने दिल से दुआ की कि अल्लाह उन्हें सेहत दे, क्योंकि ना जाने क्यों अब उनके लिए मेरे दिल में एहतराम पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ने लगा। नाश्ते के वक्त सब लोग अपनी अपनी जगह मौजूद थे। शेख अखबार देख रहे थे, छोटे साहब खामोशी से नाश्ता कर रहे थे। मालकन भी आ गई मगर आज उन्होंने सिर्फ चंद लुक़्मे खाए। बूढ़ी मुलाज़िमा ने दूध का ग्लास उनके सामने रखा तो उन्होंने आधा ग्लास पिया और बाकी वापस रख दिया। मैंने पहली बार देखा कि उन्होंने पूरा दूध ख़त्म नहीं किया। बूढ़ी मुलाज़िमा ने हैरत से उनकी तरफ देखा मगर कुछ नहीं बोली। नाश्ते के बाद शेख ने मुझे कहा कि आज छोटे साहब को उनके फ़िज़ियोथेरेपी सेंटर छोड़ के आओ। ये बात मेरे लिए नई थी। मैंने पहले कभी उन्हें वहाँ जाते नहीं देखा। मैंने गाड़ी निकाली। छोटे साहब खामोशी से आके बैठ गए। रास्ते में वो ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे। कुछ देर बाद खुद ही बोले, "तुम सोच रहे हो कि मैं अस्पताल क्यों जा रहा हूँ?" मैंने फ़ौरन कहा, "नहीं साहब, ये आपका ज़ाती मामला है।" वो हल्का-सा मुस्कुराए और बोले, "बचपन में मेरा एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। काफ़ी अरसा चल भी नहीं सकता था, अब तो बहुत बेहतर हूँ। मगर आज भी हर हफ्ते वर्जिश और इलाज कराना पड़ता है, वरना तकलीफ़ बढ़ जाती है।" ये पहली बार था जब मुझे उनके बारे में कोई ज़ाती बात पता चली। मुझे फ़ौरन वो मंज़र याद आया जब मालकिन हर वक्त उनकी खुराक और दवाइयों का ख़्याल रखती थीं। अब उनकी फ़िक्र की वजह कुछ-कुछ समझ आने लगी। मैं उन्हें सेंटर छोड़ के बाहर इंतज़ार करने लगा। तकरीबन 2 घंटे बाद वो वापस आए। गाड़ी में बैठते ही उनके चेहरे पे थकन साफ़ नज़र आ रही थी मगर वो फिर भी मुस्कुरा रहे थे। घर वापस आए तो मालकिन दरवाज़े पे ही खड़ी थीं। उन्होंने सबसे पहले अपने बेटे से पूछा, "आज दर्द तो नहीं हुआ?" उन्होंने मुस्कुरा के कहा, "नहीं अम्मी, सब ठीक है।" मालकिन ने उनके कंधे पे हाथ रखा और तब जाके जैसे सुकून का सांस लिया। मैं ये सब खामोशी से देख रहा था। मुझे अपनी अम्मा याद आ गईं। माँ वाक़ई हर मुल्क में एक जैसी होती है। अपनी तकलीफ़ भूल जाती है मगर औलाद की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। दोपहर के वक़्त मुझे शेख को एक बिज़नेस मीटिंग में छोड़ने जाना पड़ा। मीटिंग काफ़ी लंबी थी। मैं बाहर गाड़ी में बैठा इंतज़ार करता रहा। शाम के वक़्त हम घर वापस आए तो घर के अंदर गैर मामूली खामोशी थी।
एक मुलाजिम दौड़ता हुआ आया और उसे शेख से कहा, मैडम अपने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोल रही। ये सुनते ही शेख तेज़ी से ऊपर भागे। मैं भी बाकी मुलाजमों के साथ पीछे चला गया। शेख मुसलसल दरवाज़ा खटखटा रहे थे मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। छोटे साहब भी घबरा गए। चंद लम्हों बाद अंदर से आहिस्ता आहिस्ता कुंडी खुलने की आवाज़ आई। दरवाज़ा खुला तो मालकन सामने खड़ी थीं। वो मुस्कुरा के बोली, मैं सो गई थी इसलिए आवाज़ नहीं सुनी। सबने सुकून का सांस लिया मगर मेरी नज़र उनके हाथ पे गई। उनके हाथ में एक छोटी सी दवाई की शीशी थी जिसे उन्होंने फौरन अपने दुपट्टे में छुपा लिया। ये मंजर चंद सेकंड का था मगर मेरी नज़रों से बच न सका। वह वक्त ऐसे गुजरने लगा जैसे उड़ रहा हो और आखिरकार वो बीमार ऊँटनी मर गई। उस दिन घर में दूध नहीं आया और मालकन बहुत ज़्यादा परेशान थी। अगले दिन जब मैंने उनका चेहरा देखा तो बहुत कमज़ोर और उम्र रसीदा लग रही थी। अभी मैं गिराज में था कि अचानक घर के अंदर बहुत ज़्यादा शोर मच गया। मैं दौड़ता हुआ अंदर गया तो देखा कि मालकन सोफे पे बेहोश पड़ी थी। छोटे साहब बुरी तरह रो रहे थे और शेख बार बार उन्हें आवाज़ें दे रहे थे। शेख ने मुझे देखा तो घबरा के बोले, जल्दी गाड़ी निकालो। मैंने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। हम उन्हें लेके सीधा अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर पहले से उनका केस जानते थे। वो फौरन उन्हें अंदर ले गए। मैं और शेख बाहर बैठ गए। पहली बार मैंने शेख को इस कदर बेबस देखा। वो मुसलसल दुआ मांग रहे थे। छोटे साहब मेरे साथ बैठे रो रहे थे। काफ़ी देर गुजर गई मगर कोई डॉक्टर बाहर ना आया। मेरा दिल भी अजीब तरह से घबरा रहा था। ना जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि आज इस घर का वो राज सामने आने वाला है जिसने इतने दिनों से सबको खामोश कर रखा था। तकरीबन 2 घंटे बाद एक डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने शेख से कहा, हमें आपसे ज़रूरी बात करनी है। शेख उनके साथ अंदर चले गए। कुछ देर बाद एक नर्स अचानक बाहर आई और बोली, मरीज़ा के घर से उनका बैग ले आइए। शेख जल्दी में मुझसे बोले, तुम गाड़ी से वो बैग ले आओ। मैं फ़ौरन गाड़ी की तरफ भागा, बैग निकाला, वापस ऊपर चला गया। कमरे के बाहर पहुंचा तो दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था। मैं जैसे ही अंदर जाने लगा तो डॉक्टर की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। वो कह रहे थे, हमने आपसे पहले भी कहा था, आप अपनी दवाएं वक्त पे लें और ख़ुद को इस कदर थकाएं नहीं। आप सिर्फ अपनी बीमारी नहीं छुपा रही बल्कि अपनी जान भी खतरे में डाल रही हैं। मेरे कदम वहीं रुक गए। फिर मालकन की कमज़ोर आवाज़ सुनाई दी, डॉक्टर साहब, अगर मेरे बेटे को मेरी बीमारी का पता चल गया तो वो टूट जाएगा। अभी तक खुद मुकम्मल सेहतमंद नहीं है। मैं नहीं चाहती कि वो अपनी फ़िक्र छोड़ के मेरी फ़िक्र में लग जाए। ये सुन के मेरी सांस रुक गई। डॉक्टर ने आहिस्ता आवाज़ में कहा, आपको पता है कई साल पहले आपको हार्मोन से मुतल्लिक संगीन बीमारी हुई। इसके बाद आपका इलाज हुआ। फिर आपने वो मेडिकल थेरेपी कराई जिसके बाद हमने सख्ती से कहा कि मस्नूई ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें, वर्जिश करें, ज़हनी दबाव से बचें और ऊँटनी का ताज़ा दूध भी अपनी खुराक का हिस्सा रखें, क्योंकि आपके जिस्म को इसकी ज़रूरत थी। ये दूध कभी भी जवानी का राज नहीं बल्कि इलाज का सिर्फ एक हिस्सा था। असल चीज़ आपकी दवाएं, इलाज और पूरी ज़िंदगी का निज़ाम था, मगर आपने उसे सही से फॉलो नहीं किया। मेरे जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। मैं तो इतने महीनों से यही समझता रहा कि ऊँटनी का दूध उन्हें जवान रखता है। अब मेरे सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। मैं खामोशी से बाहर आ गया ताकि किसी को एहसास ना हो कि मैंने सब सुन लिया है। शाम तक मालकन की तबीयत कुछ बेहतर हो गई। जब उन्हें कमरे में मुंतकिल किया गया तो उन्होंने खुद मुझे अंदर बुलाया। मैं घबरा के उनके सामने खड़ा हो गया। वो मुस्कुराई और बोली, शायद अब तुम बहुत सी बातें जान चुके हो। मैंने नज़रें झुका ली। उन्होंने कहा, मैं जान गई थी कि तुम शुरू से यही समझते रहे थे ना कि मैं अपनी खूबसूरती के लिए ये सब करती हूँ। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। वो आहिस्ता से बोली, अगर मैं सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए जीती तो शायद कब की हार मान चुकी होती। मैं तो सिर्फ अपने बेटे के लिए ज़िंदा रहना चाहती हूँ। उसे बचपन में मौत को बहुत करीब से देखा है। वो आज भी पूरी तरह सेहतमंद नहीं। अगर उसे मालूम हो जाए कि उसकी माँ भी एक खतरनाक बीमारी से लड़ रही है तो वो खुद को कभी माफ़ नहीं करेगा। इसलिए मैं हर रोज़ मुस्कुराती हूँ, खुद को मजबूत दिखाती हूँ, अपनी खुराक का ख्याल रखती हूँ, वर्जिश करती हूँ और इलाज भी करती हूँ ताकि उसे हमेशा यही लगे कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैं पहली बार किसी इतने अमीर इंसान को इस कदर बेबस देख रहा था। मैंने धीरे से कहा, मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा। वो हल्का सा मुस्कुराई। इंसान अक्सर वही देखता है जो उसकी आंखों के सामने होता है। असल हकीकत तो बहुत कम लोगों को मालूम होती है। इसी दौरान बूढ़ी मुलाजमा भी कमरे में आ गई। मेरे करीब आके बोली, अब एक और बात भी जान लो। मैं हैरत से उन्हें देखने लगा। उन्होंने बताया, रोज़ जो 1 किलो दूध फॉर्म से आता था वो सारा मैडम नहीं पीती थी। वो सिर्फ अपनी ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा सा इस्तेमाल करती थी। बाकी दूध तो हम हर सुबह उन मुलाजमीन के बच्चों में बांट देते जिनके घरों में छोटे बच्चे थे। मैडम ने हमें सख्ती से मना किया था कि कभी किसी को यह बात न बताएं। ये सुन के मैं अंदर से हिल गया। मैं जिस औरत को सिर्फ अपनी खूबसूरती की दीवानी समझता रहा, वो तो खामोशी से दूसरों के बच्चों का भी ख्याल रखती थी। सबसे बड़ी बात, मैं समझ रहा था कि मैं उन पे नज़र रखे हुए हूँ मगर वो सब भी मुझ पे नज़र रखे हुए थे। चंद दिन बाद मालकन अस्पताल से घर वापस आ गईं।
اب وہ پہلے سے زیادہ احتیاط کرنے لگی تھیں۔ شیخ کو بھی آخرکار ان کی بیماری کی پوری حقیقت پتہ چل گئی۔ پہلے وہ صرف اتنا جانتے تھے کہ انہیں کمزوری رہتی ہے، مگر اب ڈاکٹر نے سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ شیخ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا، تم نے اتنے سال یہ سب اکیلے کیوں برداشت کیا؟ مالکن صرف اتنا بولی کیونکہ میں اپنے گھر والوں کو خوف میں نہیں جینے دینا چاہتی تھی۔ اس دوران پاکستان سے میرے بھائی کی کال آئی۔ اسے بتایا اماں اب مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی ہیں، اب مجھے کوئی فکر نہیں، اور میں زندگی کا یہ راز بھی جان گیا کہ مائیں کبھی بھی اپنے بچوں کو اپنی بیماری کا نہیں بتاتی، چاہے وہ پاکستان کی غریب ماں ہو یا سعودیہ کے امیر شیخ کی بیوی۔